जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये देखिए जी, आपको टू कॉइल्स नज़र आ रही हैं। एक कॉइल ये है जिसका नाम ए है और एक बी है। ए वाली देखिए इधर स्विच के साथ कनेक्ट करके आगे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जो बी वाली है उसको जस्ट एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब आप देखिए करना क्या है। ये है स्विच, आप इसको क्लोज़ कीजिए। हाँ जी, स्विच को जैसे ही आपने क्लोज़ किया ना, देखें इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। तो अब देखें इसका और इसका लिंक तो कोई है नहीं आपस में। आपने एक स्विच इसका क्लोज किया, इसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई राइट साइड को, तो पता चला इसमें भी करंट फ्लो हुआ है। और ये डिफ्लेक्शन मोमेंटरी है, जस्ट एक सेकंड के लिए, बस ये इधर को गई इसकी नीडल और वापस ये अपनी पोजीशन पे आ गई। और फिर आपने क्या करना है, ये नीडल तो वापस अपनी जगह पे आ गई। कब आई थी? जब क्लोज किया था। अब इसको ओपन करें। जैसे ही आपने ओपन किया तो इसकी नीडल दोबारा थोड़ी देर के लिए लेफ्ट साइड की तरफ गई और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो आपको पता क्या चला? यानी जब आपने स्विच को क्लोज किया तो इसकी दूसरी जो ये बी कॉइल है ना, उसका गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक साइड पे हुई जस्ट फॉर अ मोमेंट और वापस चली गई। और जैसे ही आपने इसको ओपन किया स्विच को, तो फिर उसकी जो नीडल थी गैल्वेनोमीटर की वो लेफ़्ट साइड को गई और वापस फ़ौरन एक सेकंड में अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो आपको इससे पता क्या चला? पता ये चला कि जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं इस प्राइमरी सर्किट के स्विच को या प्राइमरी कॉइल वाले स्विच को, सेकेंडरी में मोमेंटरी करंट प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही ओपन भी करें फिर उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है। किसमें? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो ये आपकी बुक में लिखा है, सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, एक कॉइल ए थी एक बी थी और दोनों को प्लेस क्लोज टू ईच अदर, करीब करीब रखा है। द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच, ए को बैटरी और स्विच से लगाया। और वाइल गैल्वेनोमीटर जो है ना, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, इज कनेक्टेड टू कॉइल बी। तो यही है, ए को स्विच और बैटरी से कनेक्ट किया और जो बी है उसको सिर्फ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। तो फिर आपने क्या देखा? वी ऑब्जर्व दैट एज सुन एज स्विच ऑफ द कॉइल इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई थोड़े मोमेंट के लिए। और उसके बाद व्हेन स्विच इज ओपनड, ओपन किया था, गैल्वेनोमीटर अगेन शोज अ डिफ्लेक्शन, फिर डिफ्लेक्शन आई, बट दिस टाइम इट्स डिफ्लेक्शन इज ऑपोजिट टू, सॉरी इट्स डायरेक्शन जो थी ना, इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ प्रीवियस केस। जैसा कि आपने क्लोज किया था तो इस साइड पे थी इसकी डिफ्लेक्शन, और जब ओपन किया तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे थी। हाँ जी, और इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या था? इसका मतलब था इसमें भी, कॉइल बी में भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है। अब देखना ये कि इसमें करंट इंड्यूस क्यों हुआ, उसके लिए आपको फैराडेज लॉ स्टडी करना है। तो यही लिखा है, वी कैन एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन, यानी करंट जो बन रहा है, डिफ्लेक्शन हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज आपने इसको यूज करना है। देखिए, व्हेन स्विच ऑफ द कॉइल इज क्लोज्ड, स्विच आपने क्लोज किया तो फिर करंट बिगन्स टू फ्लो इन द कॉइल, इसी ए में करंट फ्लो होगा, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अक्रॉस द कॉइल। देखिए, जैसे स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने से इससे करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर से, और उस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा इसी कॉइल में। और वो फील्ड होगा तो ए का, लेकिन क्योंकि बी उसके क्लोज है तो कुछ लाइंस बी के अंदर से भी पास करेंगी। तो यही सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दिस फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल बी, बी से भी पास करेंगी। और दूसरी बात ये जो करंट था ना ए के अंदर, वो चेंजिंग था। द सिंस करंट इज चेंजिंग इन कॉइल ए, कॉइल ए में करंट चेंजिंग था। क्यों चेंजिंग था? देखें, बिल्कुल स्टार्ट में जब ये स्विच ओपन था तो करंट होता है ज़ीरो। जैसे ही आपने इसको क्लोज कर दिया तो करंट इंक्रीज होगा, यानी ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 एम्पेयर, सपोज 5 एम्पेयर हो गया करंट। तो करंट तो चेंज हो गया ना,
देखिए ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसलिए कि जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो करंट स्टार्ट में 0 था, बाद में वो अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू सपोज 5 एम्पेयर तक करंट जाना था, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, नंबर एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो क्योंकि और बाद में वो 5 और 5 ऐसे ही रहा। होता क्या है, जब भी कोई गाड़ी तेज चलती है या कोई भी ना, तो यकदम वो अपनी पूरी स्पीड नहीं पकड़ती। और इसी तरह करंट भी जैसे ही इस स्विच को आपने क्लोज किया ना, तो डायरेक्ट वो अपनी फुल स्पीड पे नहीं आएगा करंट, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा जब तक वो अपने ये स्टेडी कंडीशन है, यानी कांस्टेंट करंट जब तक नहीं बनता, उससे पहले वो करंट चेंजिंग ही होता है। तो इसलिए जैसे स्विच को आपने क्लोज किया, तो जो इस कॉइल ए से करंट पास कर रहा था, वो करंट चेंजिंग था जस्ट फॉर अ मोमेंट। ये सिर्फ 1 सेकंड में ऐसे होता है, करंट इंक्रीज होके मैक्सिमम वैल्यू अब अचीव कर लेता है। तो जब वो मैक्सिमम अचीव करता है, उससे पहले पहले वाला ये जस्ट स्टार्टिंग में ये वाला चेंजिंग करंट था, किसमें, इस वाली कॉइल ए में। देखें जब करंट चेंजिंग था तो फिर यानी करंट इंक्रीज हो रहा था, फिर तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा, यानी करंट चेंजिंग तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग। जब मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर से जो पास हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। तो यही मैग्नेटिक फैराडेज लॉ में हमने स्टडी किया है कि जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास होगा इस कॉइल बी में से, तो इस कॉइल बी के अंदर भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो यही लिखा है, सिंस करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल ए, हेंस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अक्रॉस द बी ऑल्सो चेंज, यानी जो नंबर ऑफ लाइन है बी में वो चेंज होगा, ड्यू टू विच अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, बी में करंट इंड्यूस इस वजह से होगा। तो ये इन अकॉर्डेंस विद फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ यही है कि जब चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस द कॉइल बी उसके अंदर से चेंज होंगी, उसकी वजह से करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी। तो पता चल गया कि कॉइल बी के साथ जो लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर, वो इसी वजह से डिफ्लेक्शन कर रहा था कि बी के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा था। और अगली बात ये कि देखिए ये जब स्विच को क्लोज किया, तो इसकी जो नीडल थी डिफ्लेक्शन इधर होके वो वापस क्यों गई थी इधर को, यानी दोबारा करंट जीरो क्यों हो गया था थोड़ी देर में ही। उसकी वजह यह है कि आपने देखा स्टार्ट में करंट चेंजिंग था, इसलिए इसने डिफ्लेक्शन किया, इसलिए इसमें करंट आया। और जब ये करंट हो गया कांस्टेंट यानी स्टेडी वैल्यू होगी, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ था। तो जब वो चेंज नहीं होगा, चेंजिंग फील्ड नहीं होगा, तो फिर इसमें करंट भी नहीं होगा, तो फिर ये नीडल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, जीरो पे। जी यही लिखा है, व्हेन करंट इन द कॉइल ए बिकम्स स्टेडी यानी कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अक्रॉस द कॉइल ए आल्सो बिकम कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ लाइन भी कांस्टेंट हो गया। जब करंट स्टेडी हुआ, तो फिर देर इज नो मोर चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो वो चेंज ही नहीं होंगी लाइंस। जब लाइंस चेंज नहीं होंगी, तो फिर ड्यू टू विच इसी वजह से इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल बी बिकम्स रिड्यूसेस टू जीरो, करंट इसलिए जीरो होगा करंट यानी बी में। देखिए ए का करंट स्टेडी और उसका नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट, जब कांस्टेंट है तो नो मोर चेंजिंग फील्ड चेंज नहीं होगा, तो फिर बी के अंदर करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए वो जीरो हो गया। और इसी तरह देखें, व्हेन स्विच ऑफ कॉइल ए, स्विच को ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, करंट फिर वो जीरो की तरफ आएगा, चेंज होगा। तो लिखा है द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट स्टॉप, करंट स्टॉप होगा, यानी स्टॉप यकदम जीरो नहीं होगा, चेंजिंग होगा। एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड रीचेस टू जीरो, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो, करंट स्टॉप हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया। लेकिन ये यकदम नहीं होता, उस पर कुछ तो टाइम लगता है ना, चाहे 1 सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। तो इस दौरान नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द कॉइल बी डिक्रीजेस टू जीरो, बी के अंदर भी
लाइंस डिक्रीज होंगी यानी चेंज होंगी, ड्यू टू विच करंट इज अगेन इंड्यूस्ड इन इट। बी में यानी स्विच को ओपन करने से भी करंट इंड्यूस होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन प्रीवियस केस। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसकी डेफिनेशन आप देखें जी। लिखा है म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। ये म्यूचुअल इंडक्शन थी द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल। देखें करंट, इंड्यूस्ड करंट एक कॉइल में बना, किसमें, बी कॉइल में। क्यों बना, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो नेबरिंग कॉइल कौन सी थी, कॉइल ए थी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी बी में करंट इंड्यूस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ए का करंट चेंज हो रहा था। तो ए में चेंजिंग करंट की वजह से बी के अंदर करंट बढ़ना, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। थैंक यू।